हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 अनिवार्य खनिज तत्व के बारे में। आइए देखते हैं अनिवार्य खनिज तत्व में चैप्टर 12 की दूसरी हेडिंग है। ध्यान से इसको समझें। मृदा में उपस्थित अधिकांश खनिज तत्व जड़ों से पौधों में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में उपस्थित अधिकांश खनिज तत्व जो हैं वह जड़ों से पौधों में प्रवेश कर सकते हैं। तथ्यों के अनुसार अभी तक खोजे गए 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक तत्व विभिन्न पौधों में पाए गए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी तथ्य हैं उसके अनुसार अब तक खोजे गए 105 खनिज तत्व में से 60 से भी अधिक तत्व जो हैं विभिन्न पौधों में पाए गए हैं। कुछ पौधों की प्रजातियां सेलेनियम का संग्रह करती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ पौधों की ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें सेलेनियम स्टोर होता है, सेलेनियम का संग्रह करती हैं। कुछ गोल्ड का संग्रह करती हैं तथा नाभिकीय परीक्षण स्थलों के समीप उगने वाले पौधे। ठीक है, जहां नाभिकीय परीक्षण होता है ऐसे स्थानों पर उगने वाले पौधे जो हैं उनमें रेडियो एक्टिव स्ट्रांसियम जम कर लेते हैं। ठीक है, जमा कर लेते हैं। तो नाभिकीय परीक्षण स्थल के समीप उगने वाले पौधे जो हैं रेडियो एक्टिव स्ट्रांसियम जमा कर लेते हैं। पौधों में खनिज की न्यूनतम सांद्रता जो है वह 10/8 ग्राम पर ml को भी पता करने की तकनीक आज उपलब्ध है। ठीक है, तो पौधों में खनिज की न्यूनतम सांद्रता जिसका मान 10/8 ग्राम पर ml है, इसको भी पता करने की तकनीक आज हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 की दूसरी हेडिंग अनिवार्य खनिज तत्व के बारे में। ठीक है, मृदा में उपस्थित अधिकांश खनिज तत्व जड़ों से पौधों में प्रवेश कर सकते हैं। तथ्यों के अनुसार अभी तक खोजे गए 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक तत्व विभिन्न पौधों में पाए गए हैं। कुछ पौधों की प्रजातियां सेलेनियम का संग्रह करती हैं, कुछ सोने का, गोल्ड का, और नाभिकीय परीक्षण स्थल के समीप उगने वाले पौधे रेडियो एक्टिव स्ट्रांसियम जमा कर लेते हैं। ठीक है, पौधों में खनिज की न्यूनतम सांद्रता 10/8 ग्राम पर ml को भी पता करने की तकनीक आज उपलब्ध है। प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी विभिन्न खनिज तत्व जो पौधों में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए ऊपर वर्णित स्वर्ण तथा स्ट्रांसियम, वास्तव में पौधों के लिए अनिवार्य है? ठीक है, तब यह प्रश्न है कि पौधों में जो विभिन्न तरह के खनिज तत्व पाए जा रहे हैं, क्या वे खनिज तत्व जैसे कि सोना, स्ट्रांसियम, ये वास्तव में पौधों के लिए अनिवार्य हैं? हम यह कैसे निर्धारित करें कि पौधों के लिए अनिवार्य है या नहीं? प्रश्न यह है कि कौन से खनिज तत्व पौधों के लिए अनिवार्य हैं, कौन से नहीं हैं, यह कैसे हम निर्धारित करेंगे? तो आइए देखते हैं अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड कौन कौन है। कैसे हम निर्धारित करेंगे कि कोई खनिज तत्व जो हैं पौधे के लिए अनिवार्य हैं और कौन से खनिज तत्व पौधों के लिए अनिवार्य नहीं हैं? इसके लिए कौन से मापदंड, क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, इसके बारे में जानते हैं। किसी तत्व की अनिवार्यता के मापदंड निम्नानुसार हैं। पहला है आपका, और तत्व को पादप की सामान्य वृद्धि और जनन हेतु नितांत आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, वह तत्व पौधे के लिए अनिवार्य होगा। कब कहेंगे अनिवार्य होगा?
जब वह तत्व पादप की सामान्य वृद्धि और जनन के लिए, जब तत्व पादप की सामान्य वृद्धि और जनन हेतु नियतांत आवश्यक होना चाहिए, उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएं अथवा बीज भी धारण नहीं कर पाएं, तभी वह तत्व क्या होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, तो कोई तत्व पौधे के लिए अनिवार्य है तो उसका पहला शर्त यह है कि तत्व को पादप की सामान्य वृद्धि और जनन हेतु नियतांत आवश्यक होना चाहिए। उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएं अथवा बीज भी धारण नहीं कर पाएं। दूसरा जो है क्राइटेरिया वह है तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए। तत्व की जो अनिवार्यता है वह विशिष्ट होनी चाहिए और इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापन करना संभव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तत्व की अनिवार्यता जो है वह विशिष्ट होना चाहिए, इसे किसी दूसरे तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्द में किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। तीसरा, तत्व पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हों। तत्व जो हैं वे पादप के उपापचय में, तत्व जो हैं पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से सम्मिलित होने चाहिए। ठीक है, तो आप अनिवार्यता के मापदंड पढ़ रहे हैं। किसी तत्व के अनिवार्यता के मापदंड क्या क्या होंगे, तो पहली शर्त यह है कि तत्व को पादप की सामान्य वृद्धि और जनन हेतु नियतांत आवश्यक होना चाहिए। उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएं अथवा बीज भी धारण नहीं कर पाएं। दूसरी जो बात है वह है कि तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए और इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्द में किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। तीसरी जो बात है वह है कि तत्व पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यह जो आपको 3 मापदंड बताए गए, उपरोक्त मापदंडों के आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नियतांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं। ठीक है, तो जो 3 मापदंड आपको बताए गए, उस मापदंड के आधार पर केवल कुछ ही तत्व हैं जो पौधों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नियतांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं। उनको आवश्यक मात्रा के आधार पर 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, जो तत्व पौधों की वृद्धि और उपापचय के लिए नियतांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं, उनको आवश्यक मात्रा के आधार पर 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है बृहद पोषक, जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और दूसरा है सूक्ष्म पोषक, जिसकी कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बृहद पोषक क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बृहद पोषकों को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का, बृहद पोषकों को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर की सांद्रता से विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो जो बृहद पोषक हैं उनको कितना होना चाहिए, तो 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर की सांद्रता से उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, बृहद पोषकों को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर की सांद्रता में विद्यमान होना चाहिए। इस श्रेणी में आने वाले तत्व कौन कौन हैं जो बृहद पोषक हैं? इसमें आते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो बृहद पोषक तत्वों में आप देख रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। इनमें से
कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मुख्यतया कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वह कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O अर्थात जल से प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरे मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, जबकि जो दूसरे तत्व हैं वे मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो यह था बृहद पोषक के बारे में। अब देखते हैं सूक्ष्म पोषक के बारे में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। सूक्ष्म पोषकों अथवा लेस मात्रिक तत्वों की अनिवार्यता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। ठीक है, तो जो सूक्ष्म पोषक हैं अथवा लेस मात्रिक तत्व जो हैं, इनकी अनिवार्यता जो है पौधे के लिए अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर शुष्क भार के बराबर या उससे कम। ठीक है, इसके अंतर्गत लौह, मैग्नीज, तांबा, मालिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकिल सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यह आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें लौह है, मैग्नीज है, तांबा, मालिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकिल है। ठीक है, तो जो भी आपको ऊपर बताए गए बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक, उपरोक्त वर्णित 17 अनिवार्य तत्वों के अलावा, ठीक है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें 17 तत्व के बारे में बताया गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो बृहद पोषक हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ठीक, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है सूक्ष्म पोषक, उसमें है आपका लौह, मैग्नीज, तांबा, मालिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकेल। ठीक है, तो ये जो उपरोक्त वर्णित 17 अनिवार्य तत्वों के अलावा कुछ लाभदायक तत्व भी हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट तथा सेलेनियम। ये उच्च श्रेणी के पौधे के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त वर्णित 17 अनिवार्य तत्वों के अलावा कुछ लाभदायक तत्व भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम। ये जो तत्व हैं ये उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है, अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर, ठीक है, जो भी आपको अनिवार्य तत्व बताए गए 17 अनिवार्य तत्व, उनको विविध कार्यों के आधार पर, अलग अलग कार्यों के आधार पर सामान्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो अनिवार्य तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये श्रेणियां हैं। पहली जो श्रेणी है वह है अनिवार्य तत्व जैव अणुओं के घटक हैं। ऐसे अनिवार्य तत्व जो जैव अणुओं के घटक हैं अतः कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं। पहला श्रेणी है, पहले श्रेणी में किसको रखा गया है? पहले श्रेणी में ऐसे तत्वों को रखा गया है, ऐसे अनिवार्य तत्वों को रखा गया है जो जैव अणुओं के घटक हैं अतः कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है वह जैव अणुओं के घटक हैं, कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं। ठीक है, जो दूसरी श्रेणी है वह है ऐसे अनिवार्य तत्व जो पौधों के ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिक के घटक हैं। ऐसे अनिवार्य तत्व जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिक के घटक हैं, जैसे कि पर्णहरित में मैग्नीशियम और एटीपी में फास्फोरस। ठीक है, तो यह आपकी दूसरी श्रेणी है जो ऊर्जा से संबंधित है, पर्णहरित में मैग्नीशियम और एटीपी में फास्फोरस। ठीक है, तीसरी श्रेणी देखें, अनिवार्य तत्व जो एंजाइमों को सक्रिय या बाधित करते हैं। ठीक है, ऐसे अनिवार्य तत्व जो एंजाइमों को एक्टिव करते हैं, सक्रिय करते हैं या फिर रोकते हैं, बाधित करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आयन
राइबुलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज। जैसे कि मैग्नीशियम आयन राइबुलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस और फास्फोइनाल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों को सक्रिय करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन यह राइबुलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और फास्फोइनाल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों को सक्रिय करता है। ये दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषणीय कार्बन स्थिरीकरण में अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन को स्थिर करने में इन दोनों एंजाइमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जिसमें जो सक्रिय करने का काम होता है वह मैग्नीशियम आयन का होता है। ठीक है, तो ये जो तीसरी श्रेणी आप देख रहे हैं यह है अनिवार्य तत्वों की वह श्रेणी जो एंजाइमों को सक्रिय या बाधित करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आयन। यह राइबुलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और फास्फोइनाल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों को सक्रिय करता है। ये दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषणी कार्बन स्थिरीकरण के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा जिंक आयन, जो जिंक आयन है यह एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को क्रियाशील करता है। जिंक आयन जो है वह एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को क्रियाशील करता है तथा मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम जो है यह नाइट्रोजन उपापचय के दौरान नाइट्रोजिनेज को क्रियाशील करता है। ठीक है, तो जिंक आयन जो है वह एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को क्रियाशील करता है तथा मोलिब्डेनम जो है वह नाइट्रोजन उपापचय के दौरान नाइट्रोजिनेज को क्रियाशील करता है। ठीक है, क्या आप इस श्रेणी में कुछ और नाम जोड़ सकते हैं? इस काम के लिए आपको पहले अध्ययन किए गए जीव रसायन पथों का संग्रह अनिवार्य होगा। ठीक है, अब जो चौथी श्रेणी है वह है कुछ अनिवार्य तत्व कोशिका के परासारी विभव को बदलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी अनिवार्य तत्व होते हैं जो कोशिका के परासरणी विभव को बदलने का काम करते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम की रंध्रों के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, पोटेशियम की जो है वह रंध्र के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप फिर से कोशिका के जल विभव को निर्धारित करने में खनिजों के विलय के रूप में भूमिका को स्मरण करें। ठीक है, कोशिका के जल विभव को निर्धारित करने में खनिजों के विलय के रूप में भूमिका का स्मरण आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ अनिवार्य तत्व ऐसे होते हैं जो कोशिका के परासरणी विभव को बदलते हैं, जैसे कि पोटेशियम। पोटेशियम जो है वह रंध्र के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर समानतः 4 श्रेणियों में बांटा गया था और उन चारों के बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम चर्चा करेंगे बृहत और सूक्ष्म पोषक तत्वों की क्या भूमिका है इनके बारे में। थैंक यू।